बहुत वीडियोस देख ली, बहुत आर्टिकल्स पढ़ लिए, लेकिन फॉर्मलिज्म समझ नहीं आ रहा। आखिर ये फॉर्मलिज्म है क्या? मैं बताती हूँ। माय नेम इज़ इफ़रा इकराम एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि फॉर्मलिज्म क्या है। So first slide is the history of formalism. In the realm of literary criticism, there have been various schools of thought that have shaped the way we analyze and interpret literature. ये होता है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में बहुत से ऐसे स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिनके ज़रिए हम लिटरेचर को इंटरप्रेट या एनालाइज करते हैं। वो लिटरेचर कोई भी लिटरेचर आपको पता है कि क्या होता है कि कोई भी रिटन फॉर्म में जो चीज़ लिखी गई है वो लिटरेचर है। Today we delve into the world of formalism, a critical approach that emerged in the early 20th century, particularly in Russia. आज हम फॉर्मलिज्म के बारे में बात करेंगे कि ये emerge कब हुई 20th सेंचुरी में और स्टार्ट कहाँ से हुई, रशिया से। सो जॉइन मी एज वी एक्सप्लोर द ओरिजिन्स, की कॉन्सेप्ट्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मलिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर। स्पेसिफिक वीडियो फॉर्मलिज्म इन इंग्लिश लिटरेचर पे है। सो हम नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज रशियन फॉर्मलिज्म। रशियन फॉर्मलिज्म एज द नेम suggest originated in Russia during the early 20th century. It was a prominent literary movement that aimed to study literature as a self-contained autonomous entity focusing on its formal aspects rather than external factors such as historical context or authorial intention. कहते हैं कि फॉर्मलिज्म जैसे कि उसका नाम बताता है ये रशिया से स्टार्ट हुआ था और 20th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ। ये एक प्रोमिनेंट लिटरेरी मूवमेंट थी जो कि एम करती थी लिटरेचर को पढ़ने में एज अ सेल्फ, मतलब कि वो खुद उसको सिर्फ लिटरेचर को पढ़ के आपको चीज़ समझ आए, सेल्फ कंटेंड हो, उसका उसका मटेरियल, उसका कंटेंट ऐसा हो कि वो खुद अपने लिए खुद लोगों को जवाब दे। ही हैज़ टू बी द लिटरेरी पीस ऑफ राइटिंग हैज़ टू बी ऑटोनॉमस, और उसका जो फोकस हो वो उसके फॉर्मल एस्पेक्ट्स पे हो। जैसे कि जो है इसका इसका थीम क्या है, इसका जो है वो इसका टाइटल क्या कहता है हमें, इसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस क्या-क्या यूज़ हुई हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो सारी चीज़ों के ऊपर। ना कि हम इस चीज़ के ऊपर जाएँ कि ये किस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लिखी गई है। जैसे बहुत सी चीज़ें बहुत सारा लिटरेचर जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 इनके ऊपर बहुत सारा लिटरेचर इंग्लिश लिटरेचर में पाया जाता है। तो इनके ऊपर हम इस तरह से किसी भी चीज़ का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं देखेंगे और उसका ऑथर किस तरह की चीज़ें लिखता है। जैसे बाज़ ऑथर्स होते हैं उन चीज़ें पढ़ के हमें पता चल जाता है कि ये बंदा इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करता है अपनी राइटिंग्स के अंदर। तो हमने जब किसी भी चीज़ को फॉर्मलिज्म के एक लेंस से देखना है तो हमने उसको उसके ऑथर को और उसके ऑथर के इंटरेस्ट को जो है ना वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी। रशियन फॉर्मलिज्म डेवलप्ड a set of innovative concepts and analytical tools to examine literature। वो क्या कहता है कि वो क्या कहता है कि रशियन फॉर्मलिज्म में ऐसे सेट ऑफ इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स हैं और एनालिटिकल टूल हैं जिसकी वजह से जिसके ज़रिए हम लिटरेचर को एग्जामिन करते हैं। वन ऑफ द की आइडियाज़ वाज डिफेमिलियराइजेशन और ऑस्ट्रोनीन। दिस concept emphasized the role of language and literary devices in making the familiar seem unfamiliar, thereby challenging readers' preconceived notions and inviting them to engage with the next in a fresh and active manner। वो कहता है कि बहुत सारे टूल्स होते हैं, उनमें से एक इम्पोर्टेंट की टूल क्या है, वो डीफेमिलियराइजेशन और ऑस्ट्रोनीन है, जिसके ज़रिए डीफेमिलियराइजेशन क्या है कि आप किसी चीज़ से, सबसे पहले हम देखते हैं लफ्ज़ को डिकोड करते हैं कि फेमिलियराइजेशन क्या होती है, कि आप किसी चीज़ से फेमिलियर हो, आप किसी चीज़ के बारे में जानते हो। और डीफेमिलियराइजेशन क्या है कि आप उस चीज़ के बारे में आप उससे फेमिलियर हो, लेकिन आप उसकी न्यू नोशंस को आप रीलर्न करते हो, उसके देखते हो कि जिन चीज़ों के ऊपर आपका जो फोकस है वो नहीं गया, वो क्या है, वो चैलेंज करता है रीडर को। डिफेमिलियराइजेशन ये थी रशियन फॉर्मलिज्म का एक इम्पोर्टेंट एनालिटिकल टूल टू एग्जामिन लिटरेचर। लीडिंग फिगर्स ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म Leading figures of Russian formalism, such as Viktor Shklovsky, believed that literary language should deviate from everyday language, employing various techniques like metaphor, imagery, and sound patterns to heighten the aesthetic experience। इसके अंदर जो रशियन फॉर्मलिज्म के जो लीडिंग फिगर्स थे उसमें विक्टर शिलवस्की का जो है ना वो नाम सबसे ऊपर आता है। ये इसका क्या बिलीव था कि जो लिटरेरी लैंग्वेज है वो एवरीडे लैंग्वेज से थोड़ी डिफरेंट होनी चाहिए, कि लिटरेरी लैंग्वेज में हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होनी चाहिए जिसके ज़रिए से हम अपनी बात को अच्छे तरीके से पहुंचा सकें रीडर को। जैसे कि मेटाफर है, इमेजरी है और साउंड पैटर्न है किसी चीज़ का। तो उसका ये मानना था कि ये एस्थेटिक एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा अच्छा बना देता है। नेक्स्ट वो बात करता है कि अब हमने रशियन फॉर्मलिज्म की बात कर ली, अब हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ न्यू फॉर्मलिज्म, के न्यू फॉर्मलिज्म क्या था।
Now let's fast forward to the modern era and explore the evolution of formalism into what is known as new formalism in English literature. कि पहले रशियन फॉर्मलिज्म आया, फिर ऑब्वियसली चीज़ें चेंज होती हैं, मॉडर्न era आ गया, तो अब ये न्यू फॉर्मलिज्म आ गया इंग्लिश लिटरेचर के अंदर. न्यू फॉर्मलिज्म emerged as a response to the dominance of other critical approaches like post structuralism and deconstruction. न्यू फॉर्मलिज्म क्यों आई? क्योंकि ये कुछ ऐसी क्रिटिकल अप्रोचेस जिनकी डोमिनेंस हो गई थी उसके रिस्पॉन्स में, जैसे कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डिकंस्ट्रक्शन. इसको इंशाल्लाह हम आगे न्यू न्यू वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में इसको डिस्कस करेंगे कि ये दोनों क्या थी. न्यू फॉर्मलिज्म रिवाइटलाइज द स्टडी ऑफ फॉर्म स्ट्रक्चर एंड एस्थेटिक्स इन लिटरेचर. कि न्यू फॉर्मलिज्म ने क्या किया? रिवाइटलाइज किया. एक तो पहले बात होती थी लेकिन शायद उसके ऊपर इतना अमल नहीं किया गया, तो उसको रिवाइटलाइज किया गया कि स्टडी ऑफ फॉर्म होनी चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए आपकी राइटिंग के अंदर, और एस्थेटिक्स जरूर होनी चाहिए लिटरेचर के अंदर. इट्स हाउ टू री इंट्रोड्यूस अ फोकस ऑन क्लोज रीडिंग, पेइंग अटेंशन टू लिटरेरी डिवाइसेस, पैटर्न्स एंड फॉर्मल एलिमेंट्स. कि इसने क्या किया? ज़्यादा फोकस करवाया क्लोज रीडिंग्स के ऊपर, अटेंशन दी लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर, पैटर्न्स के ऊपर और फॉर्मल एलिमेंट्स के ऊपर जो कि एक पीस ऑफ राइटिंग के अंदर होते हैं. दिस अप्रोच एम टू रिस्टोर द अप्रिसिएशन ऑफ ट्रेडिशनल पोएटिक टेक्निक्स सच एज राइम, मीटर एंड फॉर्म विच हैज समवट नेग्लेक्टेड इन अर्लियर क्रिटिकल मूवमेंट्स. अगर आप न्यू फॉर्मलिज्म किसी पोएम के ऊपर अप्लाई करने जा रहे हो तो उसके अंदर आपने पोएटिक टेक्निक जैसे कि रिदम, उसका राइम स्कीम, उसकी मीटर, उसके फॉर्म को जज करना है, जो कि बहुत अच्छा एक क्रिटिकल जो है ना वो आपको एनालिसिस दे देता है उस चीज़ के बारे में. नेक्स्ट अभी फिर हम न्यू फॉर्मलिज्म के ऊपर ही बात करेंगे कि विद इन न्यू फॉर्मलिज्म देयर आर वेरियस सब कैटेगरीज और काइंड्स ऑफ क्रिटिसिज्म दैट हैव इमर्ज्ड. Some scholars explore the intersection between formalism and other approaches such as feminist or historical perspectives, enriching the analysis of literary text by considering both form and context. Other dwells into the study of specific formal devices like the sonnets or the venale, examining their historical development and contemporary usage. वो कहता है कि ऑब्वियसली जब एक चीज़ बनती है तो उसके साथ चीज़ें सबमर्ज भी होती हैं, तो उसकी सब कैटेगरीज और काइंड्स भी हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म भी हैं जिसके ऊपर डिफरेंट स्कॉलर्स ने चीज़ों को इंटरसेक्ट करते हुए फॉर्मलिज्म को जो है वो फेमिनिज्म के साथ में लाया है और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स के साथ में लाया है. बाज़ लोग जो लिटरेरी टेक्स्ट है यानी कंटेंट है, जो थीम है चीज़ों को, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बाज़ उसके फॉर्म के ऊपर बहुत काम करते हैं. बाज़ लोग जो हैं वो जैसे फॉर्मलिज्म, और अगर हम फेमिनिज्म को देखें तो ऑब्वियसली फेमिनिज्म में द कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट ना, बिकॉज़ आपको एक उसके पीछे एक पर्पज़, एक कंटेंट चाहिए चीज़ में से निकालने के लिए, और फॉर्मलिज्म में आपको फॉर्म चाहिए. सो जो दोनों मिलते हैं तो आप फॉर्म और कॉन्टेक्स्ट के पीछे जाते हो, दोनों को मिला के. जबकि कुछ अदर जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने फॉर्मल डिवाइसेस के ऊपर काम किया कि जो सोनेट है वो कैसी होती है, उसका फॉर्म कैसे होता है, कितनी लाइन्स होती हैं उसके अंदर, क्या राइमिंग स्कीम्स होती हैं, सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स. तो डिफरेंट तरीके से उसके ऊपर काम किया गया है न्यू फॉर्मलिज्म में, चीज़ों के ऊपर, लिटरेचर के ऊपर. Formalism, whether in its Russian origins or its modern manifestations as new formalism, continues to shape the way we appreciate and understand literature. कि बेशक फॉर्मलिज्म की पुरानी फॉर्म हो या न्यू फॉर्म हो, हम इसमें बात किस चीज़ के बारे में करते हैं कि हम लिटरेचर को अंडरस्टैंड करें बाय हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज. कि हम किसके ऊपर सिग्निफिकेंटली हाईलाइट करते हैं? उसके फॉर्म के ऊपर, उसके स्ट्रक्चर और उसकी लैंग्वेज के ऊपर. Formalism reminds us of the intricate beauty and artistic craftsmanship that lies within the pages of our favorite books. ये फॉर्मलिज्म हमें क्या रिमाइंड कराता है कि उसकी जो आपकी जो चीज़ आप पढ़ रहे हो फॉर योर फेवरेट बुक एंड पेजेस विद इन दैट फेवरेट बुक, उसके अंदर कितनी ब्यूटी है और कितनी आर्टिस्टिक चीज़ें लिखी गई हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्मलिज्म. फॉर्मलिज्म एज एन critical approach focuses on the formal elements of a literary work rather than considering external factors such as historical context or authorial intent. Here are key aspects of formalism. हम उसको आगे डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज एम्फोसिस ऑन फॉर्म. कि क्या है फॉर्मलिज्म के ऊपर, कि ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है? फॉर्म के ऊपर. फॉर्मलिज्म जैसे आप नाम पढ़ते हो आपके फ़ौरन ज़हन में आना चाहिए कि फॉर्मलिज्म किस चीज़ के ऊपर बात करती है, एम्फोसिस करती है फॉर्म के ऊपर. Formalism places primary importance on the form, structure, and technical aspects of a literary work. It seeks to analyze how the work is constructed and how its formal elements contribute to its meaning and aesthetic impact. कि ये कैसे बनी है, इसका फॉर्म कैसा है, उस चीज़ के ऊपर इसकी बात करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है. जैसे सोनेट जो है उसका एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है कि वो इतनी लाइन्स की होगी, उसके ये राइमिंग स्कीम होगी.
अगर अब आप वैसी चीज़ों को नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर्मलिज्म में अप्लाई नहीं कर रहे हो, चीज़ों को वैसे पढ़ रहे हो, सो जब आप फॉर्मलिज्म अप्लाई करोगे उस चीज़ के ऊपर, तो आपको समझ आएगा कि इसका स्ट्रक्चर अच्छा ये सोनेट है, वरना हम हर चीज़ को एज अ पोएम कह के गुजर जाते हैं, जबकि पोएम्स के अंदर भी, पोइट्री के भी अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोइट्री होती है, सोनेट होती है, ओड होती है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ को हमें क्या करना चाहिए, जब हम फॉर्मलिज्म को अप्लाई करते हैं तो हमें समझ आ जाती है कि ये किस काइंड से है। Autonomy of the artwork. Formalism treats the literary work as an independent and self-contained entity separate from its social, historical, or biographical context. It asserts that the work's meaning and value can be derived solely from its internal कंपोनेंट्स के। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके ऑथर की तरफ देखेंगे या हम उसकी हिस्ट्री की तरफ देखेंगे कि ये क्यों लिखा गया, बल्कि उस पेपर की, उस बुक की खुद इतनी वर्थ होनी चाहिए कि वो अपने बारे में खुद बताए कि वाई आई एम रिटन, कि मैं क्यों लिखी गई हूँ, मेरी क्या मकसद है, मेरा थीम क्या है, एवरीथिंग वो खुद बताए। तो फॉर्मलिज्म के जरिए हम ये सब कुछ पता कर सकते हैं। क्लोज रीडिंग। फॉर्मलिज्म एम्फोसाइज करता है कि आप किसी भी टेक्स्ट एज अ लिटरेचर जो भी हो उसको पढ़ो तो आप उसकी क्लोज रीडिंग करो। Formalism encourages close reading of the text, focusing on intricate details, language choices, literary devices and patterns, कि हम जब पढ़ें क्लोज रीडिंग करें तो हम इन सब चीज़ों के ऊपर उसकी नज़र मारी होनी चाहिए। It involves a meticulous examination of how these elements contribute to the overall meaning and effect of the work, कि जैसे जब हम ये सब चीज़ें एग्जामिन करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस, और हमें हेल्प होती है उस पूरी चीज़ को समझने में कि ये सारे एलिमेंट्स किस तरह इसकी पूरी मीनिंग और इसके इस पूरे काम के ऊपर कैसे इफेक्ट करते हैं। डिफेमिलियराइजेशन, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया लेकिन मैं आपके लिए दोबारा इस चीज़ को पढ़ देती हूँ कि फॉर्मलिज्म एक्सप्लोर्स हाउ लिटरेचर कैन डिफेमिलियराइज और मेक द फेमिलियर सीन स्ट्रेंज एंड न्यू। कि फॉर्मलिज्म का काम है कि आप कैसे चीज़ों को, कैसे आप जो है ना वो एक तस्वीर के दो रुख देखते हो। डिफेमिलियराइजेशन का ये मतलब है आसान लफ्ज़ों में कि आप पहले आप तस्वीर के एक रुख से जो है वो फेमिलियराइज होते हो, लेकिन फिर आपको दूसरे से भी होने के लिए दोनों चीज़ों को समझ के आगे चलना पड़ता है। फॉर्मलिज्म ये कहता है। नेक्स्ट फिफ्थ वाली लिटरेरी डिवाइसेस एंड टेक्निक्स के फॉर्मलिज्म पेज particular attention to the use of literary devices such as metaphor, symbolism, irony, alliteration, rhyme, rhythm, meter. It analyzes how these devices shape the work's meaning, evoke emotions, and enhance its aesthetic qualities. कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ हो रही हैं, हमें पता हो कि ये जो चीज़ है, ये जो है वो इस तरह से चीज़ के बारे में बताई, ये इस तरह से काम करती है, ये सोनेट है, ये ओड है, ये वाली पोएम है, ये फ्री स्टाइल है, इस तरह की जब हमें पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि ये किस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखती है, और फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि ये क्यों लिखी गई है, क्योंकि हर जो काइंड है ना उसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। जैसे ओड है, जैसे आपने किसी चीज़, जैसे आपने लिटरेरी टेक्स्ट कोई जैसे पोएम पढ़ी और आपने पता कर लिया कि ये ओड लिखी हुई है, उसके फॉर्मलिज्म अप्लाई करा, आपको उसका फॉर्म पता चल गया, अब आपको पता चल गया कि ये ओड है। तो अब आपको पता चल गया कि जो ओड एक टाइप ऑफ पोएट्री है, तो वो किस चीज़ लिखी जाती है, वो सेलिब्रेशन, डेडिकेशन के लिए लिखी जाती है किसी चीज़ के लिए। जैसे जॉन कीट्स की एक है ओड टू ग्रेशन अर्न, तो वो सेलिब्रेशन है, किसी चीज़ के बारे में बताना, उसकी डेडिकेशन, उसकी खूबसूरती के बारे में बताना, तो उसके लिए ओड लिखी जाती है। तो इस चीज़ से आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती है। जब आप फॉर्मलिज्म अप्लाई करते हैं तो आपके लिए चीज़ें आगे समझना आसान हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके जो की एस्पेक्ट्स हैं वो भी आगे हम और पढ़ेंगे, कंटिन्यूड है। सो द नॉर्म नाउ द सिक्स्थ वन इज एस्थेटिक एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली ये एस्थेटिक एक्सपीरियंस आपको देती है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ के, जब आपको पता चल गया फॉर्मलिज्म अप्लाई करके कि ये ओड है, इसमें खूबसूरती की बात होगी, डेडिकेशन, सेलिब्रेशन की बात होगी, तो ऑब्वियसली आपके लिए वो चीज़ें एस्थेटिक प्लेयर और ज़्यादा लेके आएंगी। इंटेंशनल fallacy. Formalism rejects the idea that the author's intention or personal beliefs should determine the interpretation of the work. ये होता है लिटरेचर में कि जब आप चीज़ों को समझने बैठते हो, सबसे पहले आप उसके ऑथर के बारे में पढ़ते हो, आपको पता चलना ज़रूरी होता है। जैसे आपने एक ऑथर के 3 से 4 नॉवेल्स या कोई भी चीज़ पढ़नी है, फॉर एग्जांपल कोई हम नॉवल ले लेते हैं, तो अगर आपको पता हो कि ये ऑथर किस चीज़ के बारे में ज़्यादा लिखता है, तो आपको वो चीज़ पढ़ना आसान हो जाता है। लेकिन फॉर्मलिज्म में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। वो कहते हैं कि ऑथर का इंटेंशन, उसके पर्सनल बिलीव्स राइटिंग के अंदर नहीं दिखने चाहिए, बल्कि हमें फॉर्मलिज्म अप्लाई करके उसके फॉर्मल जो एस्पेक्ट्स हैं, फॉर्मल एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर काम करना चाहिए और रीडर की एंगेजमेंट इस तरह से लेके आनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस। फॉर्मलिज्म स्ट्राइव्स फॉर ऑब्जेक्टिविटी इन द एनालिसिस ऑफ लिटरेचर। ऑब्वियसली ये पिछले वाले से जो है ना वो रिलेट करता है
कि ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। हमें उसके फ्रेमवर्क से इवैल्यूएट, उसकी लिटरेरी वर्क से उस चीज़ को इवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या ये किस तरह की राइटिंग है। इसके अंदर जो है वो सब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं होना चाहिए कि ये ऑथर तो इसी चीज़ के बारे में लिखता है, तो ये इसी चीज़ के ऊपर लिख रहा होगा। आपने उस चीज़ को चेंज करना है, देखना है कि इसकी किस तरह से लिखी गई चीज़ है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पोएट है, उसने एक ओड लिख दी और एक सोनेट लिख दी। अब आपको पता नहीं है, आपने फॉर्मलिज्म अप्लाई नहीं किया, आपको पता है कि ये राइटर जो है वो सेलिब्रेशन के ऊपर लिखता है, ठीक है। अब उसने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ ऐसे लिख दी, जैसे उसने एलिजी लिख दी, वो सोनेट्स लिखता है, ओड लिखता है। आपको लगा कि ये बंदा तो सेलिब्रेशंस के बारे में और अच्छी खूबसूरत चीज़ों के बारे में लिखता है, ये तो उस चीज़ के बारे में जा ही नहीं सकता, उदासी की तरफ नहीं जा सकता। एलिजी वो जो होती है जब जब आप उदास होते हो किसी की, आपको मोurnफुल टोन होती है एलिजी की ना, उदास सैड टोन होती है, तो अब उस चीज़ की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाएगा कि ये ऑथर तो लिखता ही अच्छी चीज़ों के बारे में है, हैप्पी और एस्थेटिक प्लेजर देता है अपने रीडर्स को। और अब आपने उसकी एक ओड पढ़ी, सोनेट पढ़ी, और आप उसकी एक एलिजी पढ़ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो ऑथर इंटेंशन ही यही रखता है ना, तो यही होगी, ये भी एक सेलिब्रेशन होगी। जबकि अगर आप उसके ऊपर फॉर्मलिज्म अप्लाई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, राइटर इसमें ये नहीं कहना चाह रहा, इसका फॉर्मलिज्म कुछ और बता रहा है हमें। सो दिस इज व्हाट फॉर्मलिज्म हेल्प्स यू टू गेट वेयर यू वांटेड टू बी, कि आपको पता चल जाए कि क्या है ये चीज़, आप उस पूरी कन्फ्यूजन में ना रहें। सो लिटरेरी जो ये इंग्लिश लिटरेचर है, ये बहुत बड़ा एक जो है ना वो समुंदर टाइप चीज़ है, जिसको आपको समझने के लिए उसकी हर एक एलिमेंट को पता होना ज़रूरी है। सो न्यू फॉर्मलिज्म, रशियन फॉर्मलिज्म एंड कलेक्टिवली फॉर्मलिज्म हेल्प्स यू टू डिटरमाइन कि एक्चुअली ये चीज़ है क्या, इस चीज़ को पीछे रखते हुए कि ऑथर की इंटेंशन क्या थी और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। आप उसके फॉर्म के ऊपर काम करते हो और इवेंचुअली आप उस जगह तक पहुंच जाते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।